नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कचहरी की शुरुआत आज 2 कीवर्ड्स के साथ। ये कीवर्ड युद्ध 1 महीने बाद किस साइकोलॉजिकल पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया है आपको बताएंगे। विश्वास और विश्वासघात, इन 2 कीवर्ड्स के बीच ईरान और अमेरिका के बीच का पूरा इक्वेशन आज मैं आपके लिए डिकोड करूंगी। ईरान के विश्वास ने अमेरिका को उस दलदल में खींच लिया है जहां से निकलने का रास्ता पेंटागन को भी सूझ नहीं रहा। आज ईरान की पाताल वाली आर्मी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 12,000 हमलों के बाद भी ईरान की जमीन किसी ज्वालामुखी की तरह फट रही है और उससे एक के बाद एक मिसाइल्स लहर बनकर निकल रही हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस का अनुमान ईरान की कोस्टल क्रूज मिसाइल अभी भी बरकरार है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी भी ब्लॉक कर सकती है। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी खबर तेहरान से नहीं, वॉशिंगटन से आ रही है। दी अटलांटिक की एक सनसनीखेज रिपोर्ट है कि ट्रंप सरकार में बड़ी सफाई शुरू हो गई और जिसके केंद्र में क्या विश्वासघात है। ये वही दूसरा कीवर्ड है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। सोचिए, युद्ध चल रहा है लेकिन सिर्फ 24 घंटे में आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति ट्रंप ने हटा दिया। जो ट्रंप कल तक अपने अधिकारियों को हटाने से बच रहे थे, ईरान युद्ध में अपनी घटती लोकप्रियता और युद्ध के बिगड़ते हालात ने उन्हें हार्ड एक्शन लेने पर क्या मजबूर कर दिया है, ये सवाल है। आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज पहले ही हटाए जा चुके हैं, तो सवाल भरोसे का है। तुलसी गबार्ड के स्टेटमेंट जैसे सेनेट में उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमता फिर से विकसित नहीं की, जबकि ट्रंप ने इसी बात को सैन्य कार्रवाई का बड़ा आधार बताया था। ट्रंप अपने करीबियों पर ही विश्वास नहीं कर पा रहे या उन्हें लग रहा है कि ये विश्वास पात्र नहीं है। सवाल फिर यह भी है कि क्या पूरी इंटेलिजेंस टीम बदल दी जाएगी। उधर अमेरिका इजराइल को चुनौती का नया दरवाजा ईरान ने खोल दिया है कि ईरानी जनरल अबुल फजल शेखरची कह रहे हैं कि आप हमारी ताकत को जानते नहीं और जहां हम हैं वहां तो आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे। क्या वाकई अमेरिका को अंधेरे में रखकर ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है और क्या ट्रंप का गुस्सा अपनों पर ही निकल रहा है? देखिए ईरान युद्ध का सबसे बड़ा सरप्राइज। ईरान युद्ध का सबसे बड़ा सरप्राइज। ईरान के पाताल में परमाणु मिसाइल। मुज्तबा खामेनेई की अंडरग्राउंड आर्मी जिंदा है। अमेरिका जब इन तस्वीरों को देखता होगा तो शायद ये सोचने पर मजबूर हो जाता हो कि आखिर ईरान पर इतना वार करने के बाद, 12,000 से ज्यादा हमले करने के बावजूद उसके पास इतनी मिसाइलें कहां से आती हैं? वो कौन सी सीक्रेट लोकेशन है जो हमारे सैटेलाइट में कैद नहीं हो पा रही? इन्हीं तस्वीरों ने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली मचा दी है। ऊपर से ईरान के जनरल धमकी देते हैं, कहते हैं हमारे पास इतनी एडवांस मिसाइलें हैं जिन्हें आप ढूंढ नहीं पाएंगे। ये बहुत जरूरी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान के हथियार पूरी तरह खत्म हो गए हैं। ये सही नहीं है। आपने सिर्फ हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक हथियारों की प्रोडक्शन यूनिट, मिसाइल, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को ही नष्ट किया है। काफी कम नुकसान हुआ है। हमारे स्ट्रेटेजिक हथियारों के प्रोडक्शन सेंटर अभी भी काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है भी तो आप उन जगहों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप उन हथियारों को ना तो जानते हैं और उन्हें खत्म करने की क्षमता भी आपके पास नहीं है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन दुश्मन को जवाब तो देना ही होगा। ईरानी जनरल का बयान इस लिहाज से अहम है क्योंकि अमेरिका दावा करता है कि उन्होंने 48 घंटे के अंदर ही ईरान की नेवी और उसकी मिसाइल पावर को खत्म कर दिया है। उनके पास लड़ने को अब कुछ बचा नहीं। लेकिन उसी अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कुछ और मंजर बयान करती है। CNN ने अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से खबर दी है। इसके मुताबिक भारी हमलों के बावजूद ईरान के लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर और हजारों आत्मघाती ड्रोन अब भी पूरी तरह सुरक्षित हैं
ऑपरेशनल हैं। ईरान की मिसाइलें गहरी सुरंगों और गुफाओं के जाल में छिपी हैं। अमेरिकी हमले सुरंगों के गेट तो बंद कर रही हैं, लेकिन अंदर मौजूद हथियार नष्ट नहीं हो रहे। रिपोर्ट में दावा है कि ईरान की कोस्टल क्रूज मिसाइलें अभी भी बरकरार हैं, जिससे वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी भी ब्लॉक कर सकता है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ईरान की मुख्य नौसेना भले ही कमजोर हुई हो, लेकिन आईआरजीसी की नेवी के पास अब भी सैकड़ों घातक छोटी नावें और मानव रहित वेसल्स यानी यूएसवी मौजूद हैं। यही वजह है कि ईरान धमकी भरे लिहाज में अपनी बात रखता है। वो कहता है कि अमेरिका को गर्दन से पकड़ने की तैयारी हो चुकी है। हम उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जमीनी अभियान में हम अमेरिकियों के लिए एक ऐसा कत्लखाना बनाएंगे जिससे इतनी दहशत फैलेगी कि आने वाली कई पीढ़ियां तक अमेरिकी सेना में भर्ती होने के लिए कोई स्वेच्छा से आगे नहीं आएगा। आमने सामने की लड़ाई में हम अमेरिकियों पर ऐसा कहर बरपाएंगे कि कोई भी फिर कभी अमेरिकी सेना में शामिल नहीं होगा। जमीनी लड़ाई में हम इस तरह से कार्रवाई करेंगे कि कोई भी अमेरिकी सेना में शामिल होने की हिम्मत नहीं करेगा और पीढ़ियों तक अमेरिका के लोग सेना से नफरत करेंगे। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो देशों पर हमला करने की हिम्मत ना करे। हम जनता और सशस्त्र बलों के पंजों से दुश्मन का गला तब तक दबाएंगे जब तक कि उनका दम ना घुट जाए। इसका मतलब तो ये है कि ईरानी सेना, खासकर आईआरजीसी, अब खुलकर सामने आ चुकी है और वो एक तरह से अमेरिका को जमीनी युद्ध के लिए ललकार रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ईरान की इंटैक्ट फायर पावर का असर पेंटागन के गलियारों तक दिख रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज की छुट्टी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि पीट हेग्सेथ ने उन्हें बुलाकर इस्तीफा लिया है। इसके अलावा 2 सीनियर आर्मी अफसर बर्खास्त कर दिए गए हैं। रैंडी जॉर्ज को 2023 में जो बाइडेन ने चीफ ऑफ स्टाफ बनाया था। अमेरिका में आर्मी चीफ का कार्यकाल 4 साल का होता है। जनरल रैंडी जॉर्ज का करीब 1 साल का कार्यकाल अभी बाकी था, उससे पहले ही छुट्टी हो गई। अब ईरान में यह हल्ला है कि यह बदलाव अमेरिका की बेचैनी और बौखलाहट का सबूत है। हालांकि ये भी सही है कि जंग में ईरान की सेना को भी नुकसान हुआ है और इसका दूसरा मतलब ये है कि अब इस जंग में वो हथियार भी नजर आ सकते हैं जो अभी तक दुनिया से छिपे रहे। हमारी सैन्य क्षमता, शक्ति और साजो सामान के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है। आप हमारी विशाल और रणनीतिक क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं जानते। ये उम्मीद न करें कि अपनी रणनीतिक मिसाइलें, लंबी दूरी के आक्रामक और सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन और हमारे विशेष उपकरणों के उत्पादन केंद्र को नष्ट कर दिया है, क्योंकि ऐसी धारणाओं से आप केवल उस दलदल की गहराई को और बढ़ाएंगे जिसमें आपने खुद को फंसा लिया है। जिन केंद्रों को आपने निशाना बनाया है वो महत्वहीन है और हमारा रणनीतिक सैन्य उत्पादन उन स्थानों पर होता है जिनके बारे में आप पूरी तरह से अनजान हैं और जहां आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए एक्सपर्ट्स को लगता है कि न्यूक्लियर ट्रिगर का खतरा बढ़ सकता है। खुफिया एजेंसियों को डर है। अगर ईरान को लगा कि उसका अस्तित्व मिटने वाला है तो वो अपनी छिपी हुई परमाणु क्षमताओं का इस्तेमाल लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर कर सकता है। जिस तरह मिसाइल लॉन्चर्स के सुरक्षित होने की बात सामने आ रही है, उसी तरह ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र जैसे नातांज और फोर्डो पहाड़ों के बहुत गहरे हिस्से में मौजूद हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम के लिए ट्रंप प्रशासन एलीट टीम भेज सकता है। अब ट्रंप भले ही 2 हफ्ते में युद्ध खत्म करने की बात कह रहे हो, लेकिन अगर ईरान ने परमाणु हथियार की ओर कदम बढ़ाया तो ये जंग दशकों तक खिंच सकती है। हालांकि अमेरिका दावा करता है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम का किल स्विच दबा दिया। We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust, and we have it under intense satellite surveillance and control.
If we see them make a move, even a move for it, we'll hit them with missiles very hard again. We have all the cards, they have none. It's very important. ट्रंप के बयान के बीच ईरान को लेकर सवाल तो ये भी है कि इस सिचुएशन में ईरान और कितने दिनों तक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करता रहेगा, क्योंकि इजराइल का दावा है कि अब ईरान के पास महज 20 से 25% मिसाइल पावर रहेगा और ये भी जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान कहता है हमारे अत्याधुनिक हथियार दुश्मनों के लिए सरप्राइज पैकेज की तरह होंगे। तो क्या ये माना जाए कि जंग का दौर अभी लंबा चलेगा? 800 करोड़ की कीमत, 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और आसमान में 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई भरने वाला दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट F-15E, जिसे अमेरिका अपना अजेय योद्धा कहता था। जिस F-15E स्ट्राइक ईगल को एयर टू एयर कॉम्बैट में अजेय माना जाता था, आज ईरान ने उसके अपराजय होने के गुरूर को चकनाचूर करने का दावा किया है। करीब 800 करोड़ रुपए की कीमत, 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड। लेकिन ईरान की IRGC ने मलबे की तस्वीरें रिलीज कर दुनिया को झकझोर दिया है। संदेश साफ है, अमेरिका की सबसे घातक तकनीक अब सुरक्षित नहीं है। पहली बार एक F-15E को मार गिराने का दावा और ऊपर से पायलट को जिंदा पकड़ने पर बड़े इनाम का ऐलान। ईरान ने दावा किया है कि उसने उस फाइटर जेट का शिकार किया है जो 65,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों का काल बनता था। ईरान ने न सिर्फ एक फाइटर जेट गिराया, बल्कि पेंटागन के उस यकीन को तोड़ा है कि उनके विमानों को कोई गिरा नहीं सकता। क्या वाकई ईरान ने वो कर दिखाया है जो आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था? क्या सुपर पावर अमेरिका के सबसे भरोसेमंद रक्षक का अंत हो गया है? देखिए खून के समंदर और जलते हुए विमान के टुकड़ों के बीच छिड़ी इस सबसे बड़ी जंग की पूरी हकीकत। क्या ईरान ने अमेरिका के एक और फाइटर प्लेन को गिरा दिया? क्या अब अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा? जिस वक्त अमेरिका में ईरान युद्ध को आगे बढ़ाने की चर्चा चल रही थी, उसी दौरान ईरान की सेना ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में दावा किया गया कि उसने अमेरिका के उस हवाई योद्धा का शिकार कर लिया जिसे आसमान का अजय सूरमा कहा जाता था। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के फाइटर जेट को सिर्फ टारगेट नहीं किया, बल्कि उसे खत्म कर दिया। जब तक इस खबर पर अमेरिकी रिएक्शन आता, उससे पहले ईरान की तरफ से एक और दावा किया गया। ईरान ने 26 सेकंड के वीडियो के बाद कथित तौर पर अमेरिकी विमान के टूटे हुए हिस्सों की तस्वीरें भी जारी की। ईरान ने इन तस्वीरों में यह दिखाने की कोशिश की कि यह विमान अमेरिकी एयरफोर्स का था। यूएस एयरफोर्सेस इन यूरोप लिखा था। एक और तस्वीर दिखाकर दावा किया गया, दुर्घटनाग्रस्त विमान पर मौजूद एलन टेलकोट से इसका मूल स्थान का पता चलता है। यह भी लिखा गया कि ब्रिटेन में स्थित RAF लेकिन ही 48वीं फाइटर विंग का मुख्यालय। ये सारी जानकारी पोस्ट के जरिए दी गई। ईरान पहले ही कह चुका था कि अब वो अमेरिका को उस जगह नुकसान पहुंचाएगा जहां उसे ज्यादा दर्द होगा। ईरानी मिलिट्री अफसर के बयान का लबुलुआब तो यही था। आप अपने विमान वाहक पोतों अब्राहम लिंकन, गेराल्ड आर फोर्ड, उन्नत 5वीं पीढ़ी के विमान F-35, टॉमहॉक मिसाइलें और मौजूद दूसरे सभी उपकरणों के नाम पर दुनिया को लूटते थे। ईरान की जनता और अल्लाह की मदद से ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने इन सभी को चुनौती दी है और दुनिया को आपके सभी उन्नत हथियारों को बेअसर कर दिखाया है। इस धरती पर पहली बार लगभग $70 करोड़ मूल्य का एक अवाक्स विमान, जिसमें अत्याधुनिक हवाई और युद्ध नियंत्रण प्रणाली थी, $30,000 के ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस धरती पर आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। हालांकि जब तक बात आगे बढ़ती तब तक ये खबर भी सामने आने लगी कि अब ईरान ने न सिर्फ विमान को गिराया, बल्कि पायलट को लेकर भी अलग अलग तरह की जानकारियां सामने आने लगी।
ईरानी मीडिया तस्नीम न्यूज के रिपोर्टर ने दावा किया कि F-15 के पायलट ने विमान क्रैश होने से पहले इजेक्ट कर लिया था, लेकिन वो ईरान की सरजमी पर ही रह गया। अमेरिकी सेना ने पायलट को बचाने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा F-35 को भी काम पर लगाया गया। ईरान के ऊपर एक सुपर हरक्यूलिस विमान भी उड़ता नजर आया। उसके साथ 2 हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि ईरानी एयर डिफेंस ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और फिर ईरान की सरकारी मीडिया ने एक ऐलान किया, टीवी पर प्रसारित किया गया कि जो भी पायलट को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। कोयगुले और बोयर अहमद प्रांतीय नेटवर्क ने स्थानीय जनजातियों और ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि जो कोई भी अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसे शासन की ओर से एक कीमती और बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सारी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से आई। हालांकि ईरानी कमांडर खुलकर कहते हैं कि अमेरिका को अब यहां आने के लिए खून का समंदर पार करना होगा। अगर अमेरिका ने ईरान की सीमा के भीतर एक भी गलत कदम उठाया या कोई मूर्खतापूर्ण कार्रवाई की तो उन्हें वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखी। हम केवल रक्षा नहीं करेंगे बल्कि हम हमला करने वाले के घर तक युद्ध को ले जाएंगे। अमेरिका को हमारे क्षेत्र में अपनी सेना भेजने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उन्हें खून के समंदर को पार करना होगा। ये ईरान है जो मुल्क की हिफाजत करना अच्छी तरह जानता है और इसके लिए किसी हद तक भी जा सकता है। दुनिया की सबसे अहम ऑयल आर्टरी हॉर्मूज जलडमरू मध्य इस वक्त सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा चोक पॉइंट बन चुका है। डेटा समझिए और खतरे की गंभीरता को महसूस कीजिए। दुनिया के कुल तेल सप्लाई का 20% और गैस सप्लाई का 30% इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान संघर्ष महज 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है, लेकिन इस दावे में एक बड़ा पेंच है। वॉशिंगटन शायद इस रास्ते को दोबारा सुरक्षित खुलवाने की गारंटी ना दे पाए। वजह साफ है, ये पूरा रूट इस वक्त बारूदी सुरंगों और सैन्य घेराबंदी की चपेट में है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर जंग आज रुक भी गई तो क्या हालात कल से सामान्य हो जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि युद्ध रुकने के बाद भी शिपमेंट बहाल करने में हफ्तों या शायद महीने लग सकते हैं। जमा हुए तेल को लोड करना, बिखरे हुए टैंकर्स को फिर से तैनात करना और तबाह हो चुके बुनियादी ढांचे की मरम्मत करना, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। शिपिंग की लागत पहले ही आसमान छू रही है। बड़े टैंकर्स का किराया $4 लाख से लेकर $7 लाख प्रतिदिन तक पहुंच चुका है। अगर कल को युद्ध थम भी जाए तो बीमा कंपनी और शिपिंग मालिक सुरक्षित रास्ते के पुख्ता सबूत के बिना तो जहाज अपने वहां से जाने नहीं देंगे। भरोसा लौटने में वक्त लगता है और वक्त ही इस वक्त सबसे महंगी चीज है। खतरा यही खत्म नहीं होता। एक तरफ हॉर्मुज है, दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोही बाब अल मंडेब ने दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी की। ये एक डबल नाकेबंदी जैसी स्थिति होगी। देखिए, गणित सीधा है। अगर हॉर्मुज 1 हफ्ते बंद रहता है तो रिकवरी में 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन अगर ये 13 से 26 हफ्ते तक बंद रहा तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई को पटरी में आने में 4 से 6 महीने का वक्त लग जाएगा। और यही वजह है कि आज अमेरिका के पीछे हटने के बाद 60 देश एक साथ बैठे हैं। फ्रांस और दक्षिण कोरिया एक्शन की बात कर रहे हैं और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि अगर ये ऑयल लाइफलाइन कटी रही तो कच्चा तेल $100 के पार जाएगा और इसका सीधा असर आपकी जेब, आपके किचन और पूरी अर्थव्यवस्था पर होगा। अब देखना यह है कि क्या कूटनीति इस रास्ते को खोल पाएगी या फिर दुनिया एक ऐसे ग्लोबल ऑयल शॉक की तरफ बढ़ रही है जिससे उबरने में सालों लग जाए। ये वही हॉर्मुज है जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। ये वही हॉर्मुज है जहां सैकड़ों जहाज फंसे हैं। लेकिन यहाँ ईरान क्या कर रहा है? ईरान के नेता यहाँ पहुंचते हैं, सेना की ड्रेस पहनते हैं और फिर जुमे की नमाज अदा करने के बाद हॉर्मुज को लेकर अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए चेतावनी जारी करते हैं। साफ शब्दों में कहा जाता है, जब तक मुश्तबा खामने नहीं चाह लेंगे
तब तक कोई भी ताकत इस रास्ते को खुलवा नहीं सकती। हॉर्मुज स्ट्रेट की चाबियां ईरान के नेतृत्व के पास हैं, वॉशिंगटन के पास नहीं है। हॉर्मुज के लोग और वहां तैनात बल केवल सैनिक नहीं बल्कि शहीद बनने को तैयार मुजाहिदीन हैं। वो तब तक समुद्री मार्ग का नियंत्रण रखेंगे जब तक दुश्मन पीछे नहीं हट जाता। इन समुद्र की लहरों के नीचे ऐसे उपहार छिपे हैं जो किसी भी बड़े जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर को पल भर में डुबो सकते हैं। अगर पश्चिम को लगता है कि वो दबाव बनाकर हमलों से रास्ता खुलवा सकता है तो ये उनकी बड़ी भूल है। हम प्यासे रह सकते हैं लेकिन अपनी संप्रभुता से सौदा नहीं करेंगे। भारी बमबारी के बावजूद हम अपनी जमीन छोड़कर नहीं भागेंगे और हॉर्मुज स्ट्रेट की रक्षा में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इस वक्त दुनिया के कई देश माथापच्ची कर रहे हैं। मीटिंगों का दौर जारी है क्योंकि अमेरिका के बैकआउट यानी हॉर्मुज वाले पॉइंट से बाहर निकलने के ऐलान के बाद अब यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को महंगी तेल गैस की मार झेलनी पड़ रही है। कई देशों ने इमरजेंसी वाला बटन ऑन कर दिया है। जापान में तेल की भारी किल्लत की वजह से सरकार ने बिजली की राशनिंग शुरू कर दी है। साउथ कोरिया की सरकार ने ईंधन पर टैक्स में 50% कटौती की है। कमर्शियल भवनों के लिए हीटिंग और लाइटिंग की सीमा तय कर दी गई है। चीन अपने विशाल रणनीतिक भंडार का उपयोग करने पर मजबूर हो चुका है। जर्मनी में एनर्जी लॉकडाउन जैसे हालात हैं। सार्वजनिक स्मारकों की लाइटिंग बंद कर दी गई है और उद्योगों को गैस की खपत 20% कम करने का आदेश दिया गया है। ब्रिटेन में बिजली की कीमतों में 140% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने और राजमार्गों पर स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने का सुझाव दिया है ताकि ईंधन की खपत घटाई जा सके। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण पेट्रोल और डीजल कीमतों में इतिहास की सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। ऑस्ट्रेलिया इस युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है, लेकिन इसके चलते सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। मुझे पता है कि आप पेट्रोल पंप और सुपरमार्केट में ये स्थिति देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि किसान, ट्रक चालक, छोटे व्यवसाय और परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि इस युद्ध के कारण सामने आए आर्थिक झटके कई महीनों तक हमारे साथ रहेंगे। पाकिस्तान की हालत डाउन है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं अमेरिका अगर ईरान से सभी आर्थिक और तेल प्रतिबंधों को पूरी तरह हटा ले ताकि ईरानी अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी हो सके, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम का विचार छोड़ना होगा और हॉर्मुज को फिर से खोलना होगा। हालांकि इन सबके बीच ईरान लगातार एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है और उसकी मिसाइल और ड्रोन अटैक्स तेल अवीव और इजराइल के दूसरे इलाकों में देखे जा रहे हैं। इस बीच लेबनान में इजराइल ने फिर एक पावर प्लांट को निशाना बनाया। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं। इजराइल से प्रदीप दत्ता और लेबनान से नजीर मसूदी की रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मिसाइल गिरी और मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये तस्वीरें इजराइल के पेटाह टिकवा की हैं, जो तेल अवीव से करीब 10 किलोमीटर पूर्व में है। यहाँ ईरान ने जबरदस्त हमला किया है। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जिसमें ईरानी मिसाइल गिरने के बाद किस तरह आग और धुएं का गुबार उठता दिखा। यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एनडीटीवी इजराइल के इसी इलाके में पहुंचा जहां यह हमला हुआ था। मैं अभी भी उसी जगह पर हूँ, पेटा टेकवा एरिया में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस फैक्ट्री की हालत, जो कि आपने रिपोर्ट में भी देखी होगी, पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मशीनें भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी हैं। देखिए, आसान बहुत लगता है जब आप टेलीविजन पर वॉर देखते हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो एक अंदाजा हो जाता है कि जो जंग होती है कभी भी अच्छी खबर नहीं लाती, बल्कि एक डेथ और डिस्ट्रक्शन लाती है। और वही कुछ देखने को इस इलाके में भी मिल रहा है, चाहे इजराइल की बात करें या चाहे ईरान की बात करें, जहां एक और वहां पे उन्होंने पुल गिरा दिया। उसके बाद से हमने देखा कि ईरान की तरफ से जवाबी हमला हुआ है। और हालांकि ईरान ने कह दिया कि 10 और पुल हैं, जिनको 8 और पुल हैं जिनको गिराने की कोशिश करेंगे कुछ खाड़ी मुल्कों में, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की फोर्सेस कर रही है। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। आप देखिए इस फैक्ट्री की हालत, आप देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री की क्या हालत हुई है, किस तरीके से इस फैक्ट्री को खंडर में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि इसकी छत के पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं। और साथ ही में अगर देखिए, अगर ये मिसाइल यहां ना गिरती, थोड़ी दूर जाके गिरती, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग आपको नजर आएंगी। अगर ये बिल्डिंग्स के उधर जाके मिसाइल गिरती तो आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता था।